मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार टॉपिक लेके आए, जो कमियां, जो कुछ बातें शेष बची थी उस मेंडलीव की आवर्त सारणी में, आज उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, वादा है आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा के जाएंगे। तो चलिए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पार्ट नंबर 3, क्लास 10 चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का पार्ट नंबर 3। तो हमने बेसिकली पढ़ा क्या था, उसको एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या होती है, उनकी उपलब्धियां पढ़ी थी, गुण एवं दोष पढ़े थे। तो जहां तक हमारा मानना है कि आपको परिभाषा तो क्लियर हो गई होगी, लेकिन उपलब्धियां और दोष एवं गुण में जो कमियां बची थी उनको आज हम फिर लेके आए हैं, जिससे कि आप उसमें कंफ्यूज ना हो और पूरे कॉन्सेप्ट को समझें। तो हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपको क्या बताया था? हमने बताया था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते। आवर्त फलन का मतलब भी हमने बताया था। आवर्त फलन का मतलब ये बताया था कि यदि कोई तत्व या किसी तत्व का गुणधर्म यदि पहले आता है तो कुछ समय सारणी में आगे बढ़ने पर उसी गुणधर्म का तत्व पुनः रिपीट होता है। जैसे लिथियम के बाद 8वां तत्व जो है वो सोडियम है ना। मतलब कि जो पहला तत्व होगा, तो मेंडलीव ने क्या किया, इन्होंने किया कि 63 तत्व लिए, क्योंकि उतनी उस समय मेंडलीव के समय में ज्ञात तत्व कितने थे? 63 तत्व थे। और जो इसके पहले वैज्ञानिक आए थे उन्होंने गलत कमेंटमेंट कर दी थी, ये हमने बता दिया, डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो 63 तत्व ज्ञात थे, तो इन्होंने क्या किया, उन 63 तत्वों के कार्ड बनाए और उन कार्ड को बढ़िया एक इस तरह से चार्ट टाइप में बढ़िया व्यवस्थित कर दिया और देखते थे जब वो तत्वों को, और क्या किया, उन कार्डों पर उनके गुणधर्मों को उन्होंने बढ़िया से अच्छे से लिख दिया कि पहचानने में आसानी हो। और उन कार्डों को बढ़िया सिस्टम से लगाते हुए चले गए और फिर क्या किया, और देखा कि अगर जो पहले वाला जो गुणधर्म है उस तत्व को पहले रखा और देखा आगे चलने पर अगर उसी गुणधर्म का तत्व फिर पुनः आ रहा था तो उसको उठा के जस्ट उसके नीचे रख देते थे। इस तरह से उन्होंने अपनी सारणी बढ़िया 63 तत्वों की तैयार कर दी। और उनकी सारणी में क्या था, मेंडलीव की सारणी में 8 स्तंभ थे और 7 आवर्त थे। और इन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। ये भी हमने बता दिया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। और ये भी कहा इन तत्वों, अगर आपके दिमाग में ये भी हो तो हमने अगली वीडियो में बता रखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही क्यों लिया गया, क्योंकि ये बहुत ही सक्रिय तत्व हैं और अधिकांशतः तत्वों से मिल करके यौगिक बनाते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया गया। तो आई होप आपको इतनी बात पता हो गई होगी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इनकी उपलब्धियों के विषय में। तो चलिए, लिखा है मेंडलीव की उपलब्धियां कौन कौन सी। तो पहला पॉइंट समझो, लिखा है इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान छोड़ दिए ताकि उन्हें सही समूह एवं आवर्त में रख सके। इसका मतलब यह है, इन्होंने क्या सोचा, मेंडलीव ने सोचा कि इनको आवर्त सारणी में क्या किया, जगह जगह पर जब इन्होंने 63 तत्व व्यवस्थित किए ना, तो वहां पर जगह जगह पर स्थान छोड़ दिया और कहा कि जब कभी भविष्य में खोजे जाएंगे तत्व तो ये क्या, ताकि उन्हें सही समूह एवं आवर्त में, क्योंकि उन्होंने जो जगह छोड़ी थी उनको सही आवर्त और सही समूह में रख सकें जब वो तत्व आएंगे। इन्होंने न्यूलैंड की तरह ये भविष्यवाणी नहीं की कि अब तत्व खोजे ही नहीं जाएंगे, ये नहीं कहा था। इन्होंने कहा कि अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान छोड़ दिए ताकि उन्हें सही समूह एवं आवर्त में रख सकें। क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पे फोकस करते हैं। लिखा है इन्होंने कुछ तत्वों के भविष्य में मिलने की भविष्यवाणी की। देखो ये कितने विद्वान थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कुछ तत्वों के भविष्य में मिलने की भविष्यवाणी की जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में छोड़े गए रिक्त स्थानों को भरेंगे। इन्होंने कहा कि जो हमने अपने 63 तत्वों में जो जगह छोड़ रखी है, अगर भविष्य में कभी भी वो तत्व खोजे जाएंगे तो जो हमने खाली स्थान छोड़ रखे हैं वे तत्व वहीं पर आएंगे और उनका गुणधर्म ना ऊपर वाले तत्व से या नीचे वाले तत्व से मैच करेगा। इन्होंने इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर दी और ये उपलब्धि इसलिए हुई क्योंकि ये सही हो गया। जब वो तत्व आए तो उन्होंने देखा कि हाँ, सच में जो मेंडलीव ने कहा था वो बात सच है और वो तत्व जो जगह छोड़ी थी वहीं पर सेट हो गए। आगे देखते हैं। यहां लिखा एका कार्बन, एका बोरान,
एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, ये इस तरह से इन्होंने नामकरण किया था। एका संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है एक, और यहीं पर एका कार्बन, एका एल्युमिनियम और इसी जगह बोरान, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की जगह पर जो तत्व जो जगह छोड़ी थी, बोरान, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की जो जगह ऊपर नीचे छोड़ी थी ना, तो जो तत्व आए वो उसी जगह पर सेट हुए और उन तत्वों का गुणधर्म उन बोरान और सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मैच भी कर रहा था। ये इन्होंने अपना नियम निकाला था। तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। लिखा है अक्रिय उत्कृष्ट गैसों के बाद में खोजे जाने पर भी उन्हें मेंडलीव की आवर्त सारणी में सरलता से स्थान मिल सका, वो भी बिना सारणी को बिगाड़े हुए। मतलब कि इन्होंने जगह छोड़ रखी थी, और जब ये उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं? तो उत्कृष्ट गैसें वे होती हैं जिनका अष्टक पूर्ण होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब संयोजकता पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे। वैसे तो हमने संयोजकता पर वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो संयोजकता जब हम कार्बन और उसके यौगिक पढ़ा रहे थे तो वहां पर हमने संयोजकता पर भी डिस्कस किया था, तो आप वहां से भी देख सकते हो। नहीं तो हम कल की वीडियो में आपको संयोजकता के विषय में बताएंगे। जब हम आधुनिक आवर्त सारणी पर चर्चा करेंगे तो वहीं पर हम संयोजकता के विषय में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लो कि अक्रिय एवं उत्कृष्ट, इसी को नोबेल गैस बोलते हैं इंग्लिश में, नोबेल गैस। अक्रिय और उत्कृष्ट गैस ये वे गैसें हैं जो किसी भी तत्व, जो सारणी अभी आप आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे वहां पर किसी भी तत्व के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है। इनका अष्टक क्या होता है? पूर्ण होता है। जैसे हम नियान की बात करें, नियान, इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 होता है, मतलब बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। वह तत्व जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वह उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा? चलो, तो इन्होंने भविष्यवाणी जो अपनी की, कमेंटमेंट जो किया वो एकदम सच था। कारण क्या था? इन्होंने देखो इनकी सारणी मिटानी नहीं पड़ी। जब वो अक्रिय गैसें आई तो उनको बढ़िया शून्य वर्ग में, कहां पर? शून्य वर्ग में व्यवस्थित कर दिया गया। शून्य वर्ग में एकदम लास्ट में बढ़िया उत्कृष्ट गैसों को रख दिया गया। ये इनकी उपलब्धियां थी। अच्छा, तो ये सारी क्या थी? इनकी उपलब्धियां थी। अब हम इनकी सीमाओं के विषय में या गुण एवं दोष के विषय में बात कर लेते हैं। तो वैसे तो हमने अगली वीडियो में बताया है, जैसे क्या बताया, हाइड्रोजन की विवादित स्थिति, हाइड्रोजन की विवादित स्थिति, हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित नहीं था, विवाद का विषय था। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्षार धातुएं जो हैं इनकी समानता प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए इनको क्षार धातुओं के साथ रख देते हैं। इसलिए हाइड्रोजन को ऐसा कर दिया इन्होंने। फिर क्या हुआ? दूसरा देखो, समस्थानिकों की स्थिति, समस्थानिक, समझ रहे हो ना? समस्थानिक, समस्थानिक H1, H1, 1H2, 1H3। तो इनका मतलब क्या? परमाणु द्रव्यमान जो है स्थान सुनिश्चित है, लेकिन परमाणु भार जो है वो अलग अलग। तो इस तरह से समस्थानिक। तो इनकी स्थिति भी इन्होंने, इनका एक चिंता का विषय बना हुआ था, तो इन्होंने संशोधित सारणी बनाई थी, तब वहां पर इन्होंने समस्थानिकों का भी स्थान सुनिश्चित कर दिया था। अच्छा, अगली बात, तीसरा पॉइंट क्या है? लिखा है कि अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी पहले रख देना ताकि समान गुणधर्म वाले तत्व एक स्थान पर रखे जा सके। थोड़ी गड़बड़ी ये होती थी इनसे कि कभी कभी जब इनका ये एस्टीमेट गड़बड़ होने लगता था तो ये क्या करते थे? अधिक द्रव्यमान वाले को अलग कर देते थे, अलग रख देते थे, और कम द्रव्यमान वाले को अलग रख देते, मतलब कि विभिन्नता उत्पन्न कर देते थे। तो कहने का मतलब जैसे कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, क्या है? अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी पहले रख देते थे, अधिक द्रव्यमान है बाद में रखना चाहिए, पहले रख देते थे, और कभी कभी कम द्रव्यमान वाले को पहले रख देते थे। तो ये इन्होंने किया कोबाल्ट और निकिल को। जैसे देखो ये समान है, तो ये भी एक इनकी क्या थी? सीमाएं थी। गुण एवं दोष के अंतर्गत आप इसमें लिख सकते हो। पूछता है कि मेंडलीव की सीमाएं लिखिए, तो आप ये पॉइंट, हाइड्रोजन की विवादित स्थिति, समस्थानिकों की स्थिति, अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी पहले रख देना, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी जो संशोधित की गई थी उसके विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम हट जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो चलो दोस्तों,
अब हम सीखते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। जब इनकी सारी इन्होंने उपलब्धियां अपनी तैयार कर दी, मेंडलीव चले गए, तब उसी सारणी को संशोधित करके, क्योंकि और तत्व खोजे गए और फिर उन तत्वों में वहां पर जगह नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, आधुनिक आवर्त सारणी कहा, आधुनिक आवर्त नियम। और इन्होंने ये किसने बनाया था, हेनरी मोजले ने। किसने बनाया था, हेनरी मोजले ने बनाया था। इनका जन्म जो है वो 1887 के आसपास हुआ था, 1887। मृत्यु लगभग आपका 1915 में हुआ था। ये हेनरी मोजले थे। तो इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी। बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी नहीं है, ये मोजले, हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी है। क्लियर हो गया। इन्होंने जब देखा कि सब लोग परमाणु भार को अपना शीर्षक ले रहे हैं और नियम फेल हो रहे हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि हम परमाणु भार को नहीं लेंगे, परमाणु द्रव्यमान को नहीं लेंगे, हम परमाणु क्रमांक को लेंगे। तो इन्होंने क्या कह दिया, अपने सिर्फ थोड़ा सा अंतर है मेंडलीव की आवर्त सारणी में और आधुनिक आवर्त सारणी में। बच्चे गलत कर जाते हैं। अगर पूछता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो आपको लिखना है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन जब आधुनिक आवर्त नियम पूछे तो आपको कहना है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। समझ में आ गया। जब मेंडलीव की सारणी पूछे तो आपको परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान लिखना है, और जब आधुनिक पूछे तो आपको क्या लिखना है, परमाणु क्रमांक। क्या लिखोगे, परमाणु क्रमांक। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इन्होंने जो कमियां मेंडलीव की सारणी में रह गई थी, जो समस्थानिकों की चिंता का विषय बना हुआ था, हाइड्रोजन की स्थिति का विषय बना हुआ था, तो इन सारी बातों को इन्होंने क्लियर किया। कौन, हेनरी मोजले ने। तो कुछ पॉइंट सीख लेते हैं, अगले वीडियो में हम इसको विस्तार से समझेंगे। तो कुछ पॉइंट हम बता दे रहे हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला, इन्होंने काम क्या किया, उपलब्धियां इनकी क्या थी, क्या उपलब्धियां, उपलब्धियां। पहला इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित कर दिया, सुनिश्चित कर दिया, और कहा कि अब हाइड्रोजन और हीलियम के बीच कोई दूसरा तत्व नहीं आएगा, हाइड्रोजन और हीलियम के बीच कोई दूसरा तत्व नहीं आएगा। हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित कर दिया। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है कोबाल्ट और निकिल का स्थान भी सुनिश्चित कर दिया, कोबाल्ट और निकिल का स्थान भी सुनिश्चित कर दिया। मतलब जितनी भी कमियां थी उनको सुधारते चले गए। हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित कर दिया, कोबाल्ट निकिल का स्थान भी सुनिश्चित कर दिया, और कहा कि हाइड्रोजन और हीलियम के बीच कोई दूसरा तत्व नहीं आएगा। और अगर हम इनकी सारणी की बात करें तो इनका जो सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। किस पर आधारित है, परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या किसके लिए, अब आपको, क्योंकि अब मेन टॉपिक आया है, अब आपको परमाणु संख्या क्या होता है, जो परमाणु क्रमांक की बात करें या परमाणु संख्या की बात करें, एक ही बात है। जैसे मान लो लिथियम की बात करें तो आपको पता है, क्योंकि 30 तक तत्व याद होना कंपलसरी है। समझने के लिए वीडियो को 30 तक तत्व याद करना कंपलसरी है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये 10 हो गए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो लिथियम आता है 3 नंबर पे, यही इसका क्या है, परमाणु क्रमांक है। क्लियर हो गया। तो ये तो पॉइंट थे जो हमने बताया, इन सुनिश्चित कर लिया, ये उपलब्धियां हैं। और इनकी सारणी में क्या क्या है, किस आधार पर इन्होंने सारणी बनाई, तो इन्होंने क्या कहा, परमाणु संख्या पर आधारित है। इनकी आवर्त पूछेगा, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो परमाणु संख्या पर आधारित है। इनके उसमें क्या था, 8 स्तंभ थे और 7 आवर्त थे। इन्होंने आवर्त 7 लिए। क्या किया, आवर्त 7 और समूह 18। समूह कितने, 18। समूह क्या है, 18 है।
और इन्होंने जो तत्वों को बिछाया है, जो तत्वों को सजाया है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सजाया है। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सजाया गया है इनके तत्वों को। और किसमें? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर। कैसे? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो इन सारी चीजों पर मेंडलीव आधुनिक आवर्त नियम की उपलब्धियां, सीमाएं, जो भी पूरा प्रोसेस है, संयोजकता किसे कहते हैं। तो कल आपका होमवर्क ये है कि आप 1 से 30 तक के तत्व याद करके आएंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके और हम और अच्छी कोशिश कर सके आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।